तो ट्रांजिस्टर क्या होता है एक्चुअली, जैसे आपने डायोड देखा, डायोड में दो, एक जंक्शन होता है मतलब, और दो टर्मिनल होते हैं। इसमें दो जंक्शन होते हैं, जैसे मान लो पीएनपी है, इस टाइप का होता है तो, या फिर एमपीएन। तो इसमें दो जंक्शन हैं और तीन कनेक्शन है, एक कनेक्शन यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इसमें जो तीनों आप देख रहे हो पी एन पी, तो ये एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इनमें डोपिंग डिफरेंट होती है और लेंथ वगैरह भी डिफरेंट होती है इनकी। तो देखो क्या क्या फर्क होता है इनमें। इनमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। बेस तो बीच वाला होता है, एमिटर और कलेक्टर जो कोने वाले होते हैं, है ना। तो पहले बार, तो जो एमिटर होता है ये मॉडरेट साइज का होता है, बट हैवीली डोप्ड होता है। बेस जो होता है बहुत थिन होता है एंड लाइटली डोप्ड। उसके बाद जो आपका कलेक्टर होता है ये लार्ज साइज होता है, एंड मॉडरेटली डोप्ड होता है। तीन पार्ट होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर। जैसे मान लो अगर मैं इसमें देखूं पीएनपी ले लूं अगर, तो इसमें से एक जो है मान लो एमिटर है, तो क्या मॉडरेट साइज होगा मान लो। फिर बेस क्या होगा, बहुत कम साइज होगा, और आपका जो कलेक्टर होगा काफ़ी बड़ा साइज होगा। तो एमिटर बेस कलेक्टर। अब डोपिंग क्या कह रहे हैं, हैवीली डोप्ड, उसकी काफ़ी ज़्यादा डोपिंग होगी। मान लो एनपीएन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होंगे। करेक्टर वाला जो होगा मॉडरेटली डोप्ड होगा। सॉरी, एनपीएन है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन वो होंगे आपके मेजॉरिटी कैरियर। तो ये मॉडरेटली डोप्ड है। और बेस जो है वो बहुत कम डोप्ड है, तो उसको एक दो होल दिखा देते हैं बस ऐसे। तो तीन पार्ट होते हैं इसके, एमिटर बेस और कलेक्टर, ठीक है। हमको क्यों बोलते हैं एमिटर बेस कलेक्टर भी देखेंगे। तो तीन पार्ट इसमें होते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको। इतना क्लियर है सबको। यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे जो ये एमिटर बेस रीजन होता है, एमिटर बेस, ये जंक्शन है एक आपका, इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं। और बेस कलेक्टर जो है जंक्शन, इसको रिवर्स बायस करते हैं। उससे क्या होता है देखेंगे आगे। तो देखो जब इसको फॉरवर्ड बायस करोगे, मान लो हम एक फिगर बनाते हैं, ये मान लो एक पीएनपी है, उसमें होल है, ठीक है। अब आपने इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो इसको हम प्लस वाले से कनेक्ट करेंगे और इस वाले को माइनस से करते हैं। तो बहुत हैवी बैटरी लगता है, रिवर्स बायस में हैवी बैटरी चाहिए होती है हमें।
तो ये लगा के ऐसे करते हैं, बेस इसमें कॉमन होता है, तो बेस यहाँ से भी कनेक्ट होता है, यहाँ से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है, ये इधर को आपने फॉरवर्ड बायस किया और इधर को आपने रिवर्स बायस किया। अब जब फॉरवर्ड बायस करोगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये होल इधर को पुश करेगा, और ये माइनस हो जाएगा तो ये होल को खींचेगा इधर को। तो कुल मिला के आपका करंट इधर को मूव करने लगेगा। इस करंट को हम बोलेंगे कलेक्टर करंट, क्योंकि कलेक्टर है। तो करंट यहाँ से आया। अब जब ये होल यहाँ पे मूव आते हैं कई बार, तो कुछ होल जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एन टाइप है, तो उनसे कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। जब होल कंबाइंड होगा तो क्या होगा, फिर एक्स्ट्रा होल क्रिएट होंगे। तो आप ये मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन होल कंबाइंड होगा तो फिर कोई और होल बनेगा कहीं पे, तो वो होल आपका जो होगा एक्स्ट्रा चार्ज बन जाएगा, एक तरह से आप बोल सकते हो। वो चार्ज आपका यहाँ से बेस से नीचे फ्लो कर जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो होल आ रहे हैं, या तो वो क्रॉस करके यहाँ से निकलेंगे, और या फिर वो यहाँ के थ्रू नीचे की तरफ जाएंगे। इसको बोलेंगे बेस करंट, इसको बोलेंगे कलेक्टर करंट। और ये आ कहाँ से रहा है, दोनों मिलकर कहाँ जाएगा, ये एमीटर पे। तो जो होल आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है, डोपिंग बहुत कम होती है। तो अगर डोपिंग बहुत कम है तो यहाँ बहुत कम होल जाएंगे, तो आई बेस जो होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आई कलेक्टर के। तो आई बेस जो होता है एक्चुअली, इसमें एक रिलेशन तो ये होता है कि आई एमीटर जो होता है वो आई बेस प्लस आई कलेक्टर के बराबर, क्योंकि जो भी होल यहाँ से आ रहे हैं वो कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, तो आई एमीटर इक्वल टू ये होगा। अब जो आई बेस होता है वो लगभग 5% होता है आई एमीटर के, अप्रॉक्सीमेटली। कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और आई कलेक्टर जो होता है लगभग 95% होता है, यानी 95% ऑफ द होल इसमें जो है क्रॉस करके उस तरफ चले जाते हैं कलेक्टर साइड में। तो ज़्यादा जो करंट होता है वो ये वाला होता है इन दोनों के कंपेरिजन में। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा वैलिड रहेगा, और ये मैंने पीएनपी के लिए लिखा है रिलेशन, एनपीएन के लिए भी सेम रिलेशन रहेगा, और एनपीएन के लिए भी सारी चीज़ें सेम होती हैं। बस वहाँ पे मेनली क्या होता है, वहाँ पे मेजोरिटी कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, बस वो फर्क पड़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा एनपीएन में भी। अच्छा, इसका जब डायग्राम बनाते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर का डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसे लिखते हैं ट्रांजिस्टर को, जो सिंबल बनता है ऐसे। अब इसमें जो ये एमिटर साइड है, ये वाली, इसका हमें करंट का डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, किधर को करंट का डायरेक्शन होगा। तो ये मान लो पीएनपी है, अगर ये पीएनपी है तो ये पीएनपी है मान लो, तो ये वाला साइड पी होगा, एमिटर वाला साइड। इसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो करंट किधर को जाएगा, अंदर को जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। तो ये पीएनपी शो कर रहा है। अगर एनपीएन होगा, तो एनपीएन में जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड बायस करने का मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हो, तो करंट किधर को आएगा, बाहर को। तो उसमें जब एरो दिखाओगे तो ये एरो दिखाओगे, तो ये शो करता है ये जो ट्रांजिस्टर है, दिस इज ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये पीएनपी है। तो यानी यहाँ पे एरो होगा, वो चीज़ एक तो एमिटर साइड होगी, यहाँ पे एरो होगा, और एरो का जो डायरेक्शन होगा वो आपको बताएगा कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। तो आपको देखना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के साथ, ये एनपीएन है या पीएनपी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। So ये IB किसके ऑलमोस्ट इक्वल है? IB ऑलमोस्ट इक्वल टू 5% ऑफ द IE है। ये IE था ना, एमिटर करंट, ओके सर। ठीक है। मतलब यहाँ से अगर 100 होल चले
तो 100 में से 5% यहाँ से नीचे, 5 यहाँ चले जाते हैं, 95 यहाँ से घूम के आते हैं। इसका मतलब ये है। ओके सर। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के केस में होगा। 5 यहाँ है, 95 यहाँ है। ओके, तो ये हमने ऐसे किया। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो हो गया सिंबल के बारे में। अब इसका मोड ऑफ स्टडी होता है, इसको जब स्टडी करते हैं तो हम कई सारी तरह की स्टडी करते हैं। मतलब कि कई बार हम कॉमन बेस रखते हैं, जैसे आपने बेस यहाँ पे कॉमन रखा था, जैसे आपने ये वाला केस लिया था जब बेस कॉमन था, आपने यहाँ से भी कनेक्ट किया और यहाँ से भी कनेक्ट किया, तो बेस कॉमन था बैटरी लगा के, है ना, तो उसको कॉमन बेस बोलते हैं। ऐसी कॉमन एमिटर भी हो सकता है, उसको बना लेते हैं एक बार विद प्रॉपर बायसिंग। जैसे मान लो आपने ये बनाया, अभी जो आपने बनाया था, मान लो हम ये ले लेते हैं NPN। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग करनी है आपको, NPN है तो आपको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगाना पड़ेगा। तो वी कनेक्ट विद लोड, वी कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये बेस यहाँ से लगा। इस साइड से आपने यहाँ पे आप करंट भी मेजर करते हो। स्टडी करने के लिए आपको करंट भी मेजर करना पड़ता है, वोल्टेज भी मेजर करनी पड़ती है। तो आप वोल्टेज भी मेजर करोगे इसके अक्रॉस और करंट भी मेजर करोगे, और यहाँ पे आप इनपुट दोगे, इनपुट सिग्नल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एमिटर बेस वोल्टेज, क्योंकि एमिटर और बेस के बीच की वोल्टेज है जो भी आप मेजर करोगे। इस साइड को आप देखिए, ये इसको हम इनपुट सर्किट बोलते हैं। जो इस साइड का सर्किट होता है, दिस थिंग इज नोन एज इनपुट सर्किट। आउटपुट जो है राइट हैंड साइड वाला है, यहाँ से आउटपुट निकलेगा, करंट बाहर निकलेगा, जो भी निकलेगा। तो आप कैसे करंट मेजर करोगे, कलेक्टर करंट मेजर करोगे यहाँ पे, इसको आउटपुट करंट भी बोलते हैं इस केस में। और यहाँ पे आप रिवर्स बायस कर रहे हो तो आपको एक हैवी बैटरी लगानी पड़ेगी। NPN है तो यहाँ प्लस साइड लगेगी, तो एक हैवी बैटरी यहाँ पे लगेगी, और इसके अक्रॉस आप आउटपुट ले सकते हो। इसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर करोगे, यहाँ भी वोल्ट मीटर लगा के या कुछ करके। और ये जो वोल्टेज होगी ये कलेक्टर और बेस के बीच में है, तो इसे VCB बोलते हैं। इसको आउटपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं इस केस में। और ये हमारा आउटपुट करंट है। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट हुआ जो कॉमन बेस सर्किट है। इसको बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, ऐसी आप कॉमन एमिटर कर सकते हो। कॉमन एमिटर में आपको एमिटर कॉमन रखना पड़ेगा ऐसे करके। यहाँ पे बेस करंट जो होता है इसको इनपुट बोलते हैं, क्योंकि एमिटर तो कॉमन है, उसको इनपुट आउटपुट कुछ नहीं बोल सकते, ना तो इनपुट है ना आउटपुट है बेस तो, सॉरी ये एमिटर, क्योंकि कॉमन है। ये इनपुट है, आउटपुट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा इसमें। तो ये करंट आप मेजर करोगे, कलेक्टर करंट, ये आउटपुट करंट हो जाएगा आपका IC। ये कॉमन है आपका, इसको आपको फॉरवर्ड बायस करना है। इस बार फॉरवर्ड बायस करोगे तो यहाँ पे आपने NPN लिया है दोबारा, तो आपको यहाँ नेगेटिव वाले से नेगेटिव कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ नेगेटिव आना पड़ेगा आपको, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये बैटरी लग गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लो, इसके अक्रॉस आउटपुट ले लो। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगी। इसको हम बोल सकते हैं इस केस में, जो हम बोलेंगे ये कलेक्टर और एमिटर के बीच में है।
ये कलेक्टर है क्योंकि ये एमिटर है, तो VCE बोल सकते हैं। और इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? किसके बीच में ये? किस वाली को? एमिटर और बेस को। ये एमिटर और बेस के बीच में है ना, तो उसको बेस एमिटर बोलेंगे, BE। ठीक है, तो ये VCE है, VBE है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट करंट ये होगा, ये आउटपुट वोल्टेज है, इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, दोनों बराबर ही आएंगे, पैरेलल में है। इनपुट वोल्टेज ये है, इनपुट करंट ये है, और एमिटर तो क्योंकि कॉमन है दोनों साइड, तो उसको कॉमन एमिटर बोल रहे हैं, तो ना इनपुट है ना आउटपुट है वो। तो ये हमारा इनपुट सर्किट है, इस तरफ को जो दिख रहा है आपको, और इस तरफ वाला जो है ये आउटपुट सर्किट है सारा, राइट हैंड साइड वाला। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, थर्ड हो सकता है क्या कॉमन? क्या रह गया? कलेक्टर रह गया, यस सर। कॉमन कलेक्टर। तो कलेक्टर को कॉमन, इस बार एमिटर को यहाँ शो कर लेते हैं, कलेक्टर को यहाँ कर लेते हैं, वैसे कुछ डायग्राम बन जाएगा आपका। आई बेस है यहाँ पे, इस बार भी इनपुट है, और ये दोबारा आपने NPN शो किया है। ये कलेक्टर है, कलेक्टर को हम रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस करने के लिए आपको इसको प्लस वाले से जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव साइड को। तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये। दिस इज द इनपुट, एंड दिस इज द आउटपुट। इस बार IE जो है आउटपुट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। ओके, तो अब क्या करते हैं हम लोग ना, हम लोग जब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठाते हैं। जैसे मान लो कॉमन एमिटर उठा दिया हमने, कॉमन एमिटर में क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज चेंज करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनपुट करंट कितना चेंज हुआ, IB कितना चेंज हुआ, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। या इनपुट वोल्टेज चेंज करने पे आउटपुट वोल्टेज में कितना फर्क पड़ रहा है उसका ग्राफ हो सकता है, या इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में कितना ग्राफ हो सकता है, वो सब कर सकते हैं मेजर। ठीक है, तो वो ग्राफ बनते हैं अलग अलग। तो पहले एक्चुअली आपके सिलेबस में केवल एक ही बचा है कॉमन एमिटर, पहले तीनों थे, दो थे मतलब, लेकिन अब एक ही बचा है। अगर आप JEE का सिलेबस, नीट का सिलेबस और CBSE बोर्ड का उठाओगे, बोर्ड में तो खैर है ही नहीं, साल था ही नहीं, लेकिन JEE नीट में अगर देखोगे तो कॉमन एमिटर जो है वो आपके सिलेबस में है। तो हमें कॉमन एमिटर की ही कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। हालांकि किताब में कॉमन बेस भी दिया हुआ है, कॉमन कलेक्टर तो बहुत पहले हट गया था, लेकिन कॉमन बेस भी सिलेबस में नहीं है, कॉमन एमिटर है। तो कॉमन एमिटर में हमें देखना है कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। तो इनपुट मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का ग्राफ देखें तो वो क्या देगा आपको, एक तरह का इनपुट रेजिस्टेंस बताएगा, इनपुट रेजिस्टेंस कितने हैं। ऐसे आप अगर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट देखोगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस पता चलेगा आपको, है ना। और अगर आप मान लो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज ऐसे कुछ ग्राफ बना रहे हो तो उससे हम बोलते हैं कि ट्रांस रेसिस्टेंस या ट्रांस कंडक्टेंस पता चलता है आपको कि इस तरफ का वोल्टेज उस तरफ का रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा। ऐसे कुछ ग्राफ बनते हैं, उनको हम देखेंगे क्या क्या ग्राफ बनते हैं। और ग्राफ से मैंने ग्राफ तो 2-3 है, लेकिन कई सारे फॉर्मूले हैं कि आप इसको इनपुट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, है ना, इन आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, तो वो सब वही देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, so let us start with the graph of this thing. Common emitter हमारे सिलेबस में है। सर एक बार कॉमन कलेक्टर पे दिखा दीजिए। और ये सारे जो भी हमने बनाए सबके लिए वो चीज वैलिड है। I जो आपका होता है IE इक्वल टू IB प्लस IC वाला जो, इसीलिए एमिटर को हेवीली डोप करते हैं, क्योंकि एमिटर वाले को फॉरवर्ड बायस करना होता है, उसके होल आगे जाते हैं,
फिर वो 95 वहाँ 5 वहाँ, तो एमिटर के होल जाते, मैंने एमिटर के इलेक्ट्रॉन ये होल जाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए एमिटर को हैवीली डोप किया जाता है। हो गया सर। डन। चलो तो अब देखते हैं कॉमन एमिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, देखो सर्किट पहले बनाते हैं। सर्किट तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं पीछे वैसे। तो अगर हम इसमें देखें तो वो चीज़ वैलिड रहेगी आपकी आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ बनाऊं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में ग्राफ, ठीक है। इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या थी हमारी, इनपुट वोल्टेज ये थी बेस एमिटर के बीच में जो थी वीबी, और इनपुट करंट क्या बनेंगे आईबी। तो आईबी और वीबी के जो बीच में ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो जब आप ये वोल्टेज बढ़ाओगे वीबीई तो इनपुट करंट भी बढ़ेगा, तो ग्राफ जो बनता है करंट बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा पहले तो उसमें कुछ पोटेंशियल बैरियर रहेगा। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज क्या है तेजी से बढ़ेगा, पहले कम कम बढ़ता है, फिर एकदम से ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, मतलब लगभग जीरो से फिर ये ऐसे बनेगा। IB which is in microampere and VBE which is in volt, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। आईबी बेस करंट है यहाँ पे, IB क्या होगा? कौन सा करंट है? IB बेस करंट था ना, यस सर। उसे इनपुट करंट मानेंगे ना यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो कॉमन है, एमिटर को कुछ मानेंगे नहीं, ना तो इनपुट ना आउटपुट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। कलेक्टर को आउटपुट मानेंगे जो आउटपुट आएगा, और जो बेस वाला होगा उसको इनपुट मानेंगे करंट, इस वाले को, ठीक है। यस सर। क्लियर? क्लियर है सर। ओके। तो ये हमने पर्टिकुलर, हमने इसमें क्या है जो आउटपुट वोल्टेज, अगर आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या थी हमारी VCE थी, तो एक कांस्टेंट VCE पे बनाया गया ग्राफ। आपको VCE कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मान लो पर्टिकुलर VCE पे बना विच इज 2 वोल्ट, ऐसा ग्राफ बना। अगर मैं VCE बढ़ा दूंगा विच इज आउटपुट वोल्टेज, तो वहाँ पे और ज़्यादा बायसिंग होगी, और ज़्यादा करंट बढ़ेगा। नहीं, रिवर्स बायसिंग होगी तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बायसिंग होती है ना, VCE साइड मतलब रिवर्स बायसिंग। अगर हमने रिवर्स बायसिंग बढ़ा दी तो करंट हमारा कम आएगा। तो अगर आपने VCE 4 वोल्ट कर दिया तो करंट हमारा क्या आया, कम आया। और सेम इनपुट वोल्टेज करंट इज लेस एज कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो करंट हमारा लेस आएगा क्योंकि आपने रिवर्स बायसिंग बढ़ा दी। आउटपुट बनाएगा तो रिवर्स बायसिंग, क्योंकि रिवर्स है उधर को बायसिंग, तो उससे करंट कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि रेसिस्टेंस क्या है, अगर हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करें तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि एक डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, या उसे AC रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस आपका V/R होता है। इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं डेल्टा V/डेल्टा I। V/I होता है ना, तो डेल्टा V/डेल्टा I लिख देंगे। और V किसका, VE का, और I कौन सा, बेस। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज द
इनपुट डायनेमिक रेसिस्टेंस एट अ कांस्टेंट CE। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ कंक्लूजन क्या है, इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। पहला कंक्लूजन तो ये था कि बेस करंट इज स्मॉल, बेस करंट इज स्मॉल as long as VBE is less than बैरियर वोल्टेज। जब तक वो बैरियर वोल्टेज को क्रॉस नहीं करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, BBE की मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, जब तक वो बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, इस बैरियर को, तब तक एक करंट बहुत कम है। आप देख रहे हैं करंट 0 था लगभग। तो VB बेस करंट इज स्मॉल एज लॉन्ग एज this forward biasing voltage is less than the barrier। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको? यस। सेकेंड पॉइंट है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ VBE IB decreases with increase in VC। आइए बताएगी जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है वो रिवर्स बायस करेगी तो करंट उससे घट जाएगा। तो वही पॉइंट है सेम। और आप देखेंगे तो यहाँ पे IB का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ IB इज मच स्मॉलर देन डायोड। डायोड में जो वैल्यू आती थी वो मिली एम्पियर में आती थी फॉरवर्ड बायसिंग के केस में, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो माइक्रो में आ रखी है, एक तो वो है ना। तो और वैसे भी IB होता है कोई बहुत थिन ड्रॉप्ड होता है, तो उसकी वैसे भी करंट की वैल्यू कम होती है, तो IB की वैल्यू काफी कम होती है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ रहा है वो है कि सर पहला पॉइंट एक बार बता दीजिए। पहला पॉइंट, यस सर। पहला पॉइंट तो ये था ना कि आपका जब तक ये वोल्टेज कम है, जैसे VB आपने बढ़ाना शुरू किया तो यहाँ करंट बहुत कम है शुरू में, और फिर यहाँ से एकदम से बढ़ना शुरू हुआ। तो करंट कम क्यों है पहले शुरू में? आप फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हो उसे, लेकिन उसका कुछ अपना वो होगा ना पोटेंशियल बैरियर, एक डिप्लेशन लेयर का पोटेंशियल बैरियर होता है अपना। जब तक डिप्लेशन लेयर का पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं करोगे तब तक करंट बढ़ेगा नहीं बहुत ज्यादा। तो वही कह रहा है वो कि जब तक इसकी वैल्यू कम होगी VBE की, तब तक करंट आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ेगा एकदम से। ठीक है? यस सर। चौथा पॉइंट है कि जब VBE जो है सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन बैरियर वोल्टेज, IB increases rapidly with a small increase in बेस एमिटर, यानी इनपुट वोल्टेज में थोड़ा सा इंक्रीज करने पे भी तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे बहुत क्विक रिस्पांस देगा या बहुत एम्पलीफाइड रिस्पांस देगा, एक तरह से बोल सकते हो, तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बनाएं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बनाएं तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ। आउटपुट वोल्टेज आपकी VCE थी जो वोल्ट में होगी, और जो आपका एक करंट होगा IC, आउटपुट करंट जो IC होगा ये मिली एम्पियर में होगा, क्योंकि 95% होता है तो ऐसे होता है।
अब ये जो ग्राफ बनेगा इसका, जैसे आप सी वोल्टेज बढ़ाओगे तो उससे ये करंट जो है ऐसा बनेगा, सैचुरेशन वैल्यू ले लेगा। अब पहले तो बढ़ेगा थोड़ा सा, फिर जो है लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो कांस्टेंट रखते हैं वो हम आई बी को कांस्टेंट रखते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने आई बी को कुछ रखा, आई बी को 50 माइक्रो एम्पियर रखा, उसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया। आई बी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। ऐसे आपने दूसरा ग्राफ प्लॉट किया तो ये आई बी ज़्यादा होगा इसमें। जब इनपुट आप ज़्यादा रखोगे तो आउटपुट भी ज़्यादा आएगा करंट। ऐसे आपके ग्राफ बनेंगे। इनफैक्ट अगर आप आई बी को 0 भी रखोगे उस केस में भी कुछ ग्राफ बनेगा आपको। क्योंकि आप अगर उसको बाइसिंग करोगे तो कुछ ना कुछ तो करंट आएगा ही आएगा, चाहे रिवर्स बाइसिंग करो आप, लेकिन करंट कम आएगा काफी। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनता है। दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये क्लियर हुआ? सर रिवर्स बाइसिंग पे कैसे आ जाएगा करंट? रिवर्स में आता तो है ना करंट, कुछ तो आता ही है, माइक्रो में है भले ही। यस सर, सर थोड़ा ही आएगा। हाँ, कम आएगा काफी। इसमें आप देखें तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट, when VCE increases from 0 to some voltage, current increases rapidly. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करंट एकदम से रैपिडली इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे, है ना, इट इंक्रीज रैपिडली। और ये जो वोल्टेज होती है सम वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। सेकंड इसमें आप देखिए, व्हेन VCE becomes greater than VBE, है ना, VCE become greater than VBE। अब इसको समझेंगे क्या मतलब है इसको, कि देन कलेक्टर, उस केस में क्या होगा कि कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो होगा वो, सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा। So IC increases very slowly। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब VCE बिकम ग्रेटर देन VBE, पहले लिख लो सब लोग फिर समझते हैं इसको। लिख लिया सर। लिख लिया? तो देखो VCE बिकम BE से ज्यादा, VCE कौन था हमारा, ये था। कह रहे जब ये ज्यादा हो जाता है इससे, ये कर रहा था रिवर्स बायस कर रहा था और ये फॉरवर्ड बायस कर रहा था, तो अगर ये वाली वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस का जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना। कलेक्टर बेस का जो जंक्शन मतलब कलेक्टर से बेस तक अगर हम देखें मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये और इसके बीच में जो ये है, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस पहले भी था।
हाँ मतलब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यस यस, रिवर्स बायस पहले भी था, चेंज किया हुआ है। चेंज ये हुआ कि इसमें अगर मान लो इससे कम है ये वोल्टेज, अगर हम इसको वोल्टेज को कम रखूँ, सपोज दो केस हो सकते हैं, कम रखूँ या ज़्यादा रखूँ। ठीक है, हमने कम वाला केस तो देखा ही, हमने ज़्यादा वाले देखा एक्चुअली। तो अगर मैं कम रखूँगा तो फिर क्या होगा उस केस में, अगर कम रखेंगे इस वोल्टेज को तो मान लो वोल्टेज कम है, मान लो ये वोल्टेज है 2 वोल्ट और ये वोल्टेज है सपोज 5 वोल्ट। तो क्या होगा, ये मान लो आप इसका कोई कॉमन पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट मान लो सपोज, तो ये 0 होगा मान लो। अगर ये 0 होगा और अभी करंट मान लो फ्लो नहीं हो रहा, ये 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, और ये 0 है तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, क्या हो रहा है, रिवर्स बायस है फॉरवर्ड बायस है? एनपीएन में, एनपीएन है ये, यहाँ 2 वोल्ट आप लगा रहे हो और यहाँ 5 वोल्ट लगा रहे हो, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो गया ये। तो ऐसा हमने केस देखा नहीं ना, हमने जो केस देखा हमने ये देखा कि ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो ग्राफ बना है एक्चुअली ग्राफ तो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ग्राफ में तो सारे केस पॉसिबल हैं, कम भी हो सकती है वोल्टेज, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए वो कह रहा है कि जब वो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जो हम केस बनाते हैं ज़्यादा के बनाते हैं हम लोग, जो डायग्राम बनाते हैं, है ना, लेकिन ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है ना। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ग्राफ तो हम बिल्कुल हर केस के लिए बनाएंगे। तो जब वो ग्रेटर हो जाता है तो आपका जंक्शन जो है रिवर्स बायस होता है, और फिर आईसी जो है स्लोली बढ़ता है, फिर उसके बाद आईसी स्लोली। तो हम जो एक्चुअली जो मैंने ट्रांजिस्टर को स्टडी करते हैं, हम इस रीजन में स्टडी करते हैं, यानी इसका मतलब ये है हम लोग इसको नहीं देखते, जो हम ये ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं इस रीजन में करते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलो आगे चलें। यस सर। ओके, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं पहले। आगे अब हम वो सारे पैरामीटर पढ़ने वाले हैं जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको रेजिस्टेंस, जैसे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो हमारा एक होता है हमारा इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस एच आई। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है एक तरह का। तो इनपुट इम्पीडेंस को क्या बोलोगे आप, मैंने क्या लिखोगे इसको? डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। ठीक है, अब आई क्या होगा? आई बेस, अभी आपने लिखा था पीछे ही, और ये क्या होगा? बेस एमीटर, कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, वी सी कांस्टेंट। तो वही चीज, सेम चीज है जो मैंने पीछे लिखी थी, उसको मैंने पीछे लिखा था रेसिस्टेंस लिखा था, ये तो सेम है। ठीक है, तो यूनिट इसकी ओम है, यूनिट क्या होगी इसकी? ओम। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो कि नाम से क्लियर हो जाएगा आपको क्या होना चाहिए। फॉरवर्ड करंट रेशो, फॉरवर्ड करंट रेशो मतलब क्या होना चाहिए? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट में चेंज इन आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कौन सा होता है? कलेक्टर करंट। इनपुट क्या होता है? बेस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट रेशो। इसमें भी VCE कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हाइब्रिड पैरामीटर, एक्चुअली हाइब्रिड पैरामीटर आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं है, ऐसे आते नहीं है एग्जाम में, मैं लेकिन लिखवा रहा हूँ, फिर भी जो आते हैं भी वो भी लिखवाऊंगा आगे क्या क्या आते हैं।
लेकिन लिख लो इन्हें ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। सर नीट में भी नहीं आई? नहीं, रिवर्स वोल्टेज रेशियो पहले उसमें आते थे स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स में, लेकिन हाइब्रिड पैरामीटर नहीं है हमारे सिलेबस में। बाई चांस अगर गलती से आ गया तो आ गया, बहुत ही आने का तो कुछ भी आ सकता है, फिर ये तो वैसे नहीं आते। रिवर्स वोल्टेज रेशियो फिर भी तो कर लिया हमने। और तो इसलिए कि थोड़ा आपको आइडिया रहेगा ना सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीजें यस होती सर, हैं। अगर बाई चांस भी आएगा तो फिर थोड़ा आइडिया रहेगा। रिवर्स वोल्टेज रेशियो क्या हो सकता है भाई? आपका रिवर्स वोल्टेज रेशियो क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। अब रिवर्स में क्या होगा? इनपुट बाय आउटपुट, उल्टा हो जाएगा। इनपुट वोल्टेज यानी VB बाय आउटपुट वोल्टेज VC, तो ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, है ना? इनपुट बाय आउटपुट आ गया। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखेंगे? IB। IB एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसका होता है रिवर्स वोल्टेज रेशियो। ऐसे ही आपका आउटपुट एडमिटेंस, ऐसे कई सारे रेशो हो सकते हैं ना, ये 4 रेशो दिए हुए हैं यहाँ पे तो ऐसे। और वैसे तो आप जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई तरह के, मैंने 14-15 रेशो तो हमने पढ़े हुए हैं, अब पता नहीं कितने रेशो होते होंगे। तो आउटपुट एडमिटेंस उसका उल्टा रेसिस्टेंस का, तो आउटपुट है तो आउटपुट करंट बाय आउटपुट वोल्टेज। कांस्टेंट क्या रखें यहाँ पे? IB, ठीक है। तो उसकी यूनिट क्या होगी? सीमन। ये जो है यूनिट लेस होगा, बाकी क्या आप लिख सकते हो यूनिट। तो ये हमारे कुछ जो है पैरामीटर हैं जो कि हम एक ट्रांजिस्टर को जब डिफाइन करते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज है उसमें लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब यहाँ पे ना एक जो आपके काम का है वो है एक अल्फा और बीटा और इनमें रिलेशन। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? ये जो है करंट के रेशो होते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में। एक कॉमन एमिटर में होता है, करंट गेन बोलते हैं, और एक कॉमन, इसको लिख लेते हैं। देखो आपको ये वाला रिलेशन ध्यान रखना पहले तो कि आई एमिटर इक्वल टू आई बेस प्लस आई कलेक्टर। अब अल्फा जो होता है ये होता है करंट गेन इन कॉमन बेस मोड। इसको मैं बाद में पूछूंगा आपसे, पहले बीटा पूछता हूँ क्योंकि कॉमन एमिटर पढ़ रहे हैं। करंट गेन इन कॉमन एमिटर मोड। तो क्या क्या होना चाहिए बीटा का? मैंने क्या लिखना चाहिए बीटा का कॉमन एमिटर? करंट गेन क्या लिखोगे? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट लिखेंगे। आउटपुट करंट क्या होगा इसमें? IC। और इनपुट क्या होगा? IB। तो ये बीटा होता है। अच्छा, अल्फा है करंट गेन इन द कॉमन बेस। कॉमन बेस अगर हम बनाओ तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, है ना? तो इसमें आउटपुट ये होगा जो भी निकलेगा करंट। तो आउटपुट क्या लिखेंगे इसमें हम? IC। और इनपुट क्या होगा इसमें? IE। ये क्लियर है सबको? यस। ठीक है, IC IE ऐसे। अब मैं रिलेशन अगर निकालने की कोशिश करूं तो रिलेशन कैसा निकालूंगा? मेरे को पता है I इक्वल टू IB, तो ये मैंने इसको ना दोनों तरफ IC आ रहा है तो IC से डिवाइड कर लेते हैं। ये कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया? IC बाय IE करेंगे तो 1 बाय अल्फा आ गया ये। ठीक है, ये रिलेशन बना मेरे ख्याल से। तो ये आप ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इक्वल टू 1। तो किताबों में एक्चुअली अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल के लिखा हुआ है कि अल्फा इक्वल टू इतना होगा, बीटा इक्वल टू इतना होगा। तो मेरे ख्याल से ये याद कर लो तो आप निकाल ही लोगे इससे अल्फा बीटा में अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा।
ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो ये इनमें रिलेशन है, कई बार पूछ लेते हैं आपसे कितना होगा, और आप यहाँ पे देखेंगे तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वैसे इसमें से, आई आई अल्फा और बीटा में? कौन सा ज़्यादा होता है, आई ज़्यादा होता है या आई बी ज़्यादा होता है? बीटा की ज्यादा होगी। आई बी कम होता है ना, 5% होता है आपका आई के, तो आई बी कम होगा। आई तो सेम है ऊपर, तो न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पे आई बी कम है, तो आई बी कम है तो इसका मतलब बीटा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अल्फा के, और काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। तो इसमें करंट गेन ज़्यादा होता है एक्चुअली, तो इसलिए हम कॉमन एमिटर को प्रेफर करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, ताकि हमें करंट गेन ज़्यादा मिले। सर डिफरेंस ज्यादा तो बीटा ज्यादा आएगा। अगर क्या ज़्यादा है तो? सर डिफरेंस पॉजिटिव है ना, मतलब बीटा ज्यादा आना अच्छा, चाहिए। हाँ हाँ वो तो है ही, मैं तो कहना डेफिनेट इससे देख रहा था। तो इसलिए हम कॉमन एमिटर को जो है प्रेफर करते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके क्या नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से मूव करते हैं, तो हम इसलिए एनपीएन वालों को प्रेफर करते हैं पीएनपी के मुकाबले। तो ये दो चीज़ें हैं कि एनपीएन वाले को क्यों प्रेफर करते हैं और कॉमन एमिटर को क्यों प्रेफर करते हैं, तो ये इसके दो रीज़न है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, अब जो है कुछ और चीज़ें निकाल लेते हैं, जैसे कि करंट गेन तो हमने निकाल लिया। अगर हम कॉमन एमिटर में बात करें दोबारा, तो पहला है एसी करंट गेन, तो सेम वही आएगा जो आपने भी निकाला था अल्फा, लेकिन ये डायनामिक है, तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया एसी करंट गेन। फिर आएगा एसी वोल्टेज गेन। ठीक है, एसी वोल्टेज गेन, तो एसी वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, एम्पलीफिकेशन इन द वोल्टेज बोल सकते हैं। तो आपका आएगा सी बी डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, जो भी आप इनपुट लगाओगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है अब इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, तो यू कैन राइट डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई सी इंटू आर आउटपुट, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा आई ई इंटू आर इनपुट। तो ये आपका क्या है, बीटा आ गया, सॉरी अल्फा आ गया, तो ये आ गया अल्फा इंटू रेसिस्टेंस गेन, आउटपुट रेसिस्टेंस बाय इनपुट रेसिस्टेंस इज रेसिस्टेंस गेन। तो इसको बोलते हैं हम एसी वोल्टेज गेन। ऐसे अगर मैं एसी पावर गेन निकालूंगा, एसी पावर गेन जो आएगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली अगर आप निकालोगे इसको, ये आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एसी इंटू रेसिस्टेंस गेन, आई स्क्वायर आर होता है क्योंकि। तो ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है कितना इसमें पावर गेन होगा, कितना इसमें वोल्टेज गेन होगा। ठीक है, तो वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे उसको कितना कितना गेन होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आते हैं हम एसी, एसी एज एन एम्पलीफायर, सॉरी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। देखो ट्रांजिस्टर जो होता है वो एज एन एम्पलीफायर यूज होता है, एम्पलीफायर मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। तो
ऐसा नहीं है कि वो खुद ही एम्पलीफाई करता है, मतलब इनपुट वोल्टेज को लेते हो इनपुट, लेकिन वो मैंने आपको कोई सिग्नल अगर आ रहा है तो उसको एम्पलीफाई कर देता है। आप तो डीसी इनपुट लगाते हो, लेकिन वो उसको जैसा भी सिग्नल आ रहा होगा, मान लो ऐसी आवाज़ आ रही होगी तो उसको ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ये एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। तो कैसे कैसे वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर, उसे देखते हैं। सर्किट बना लेते हैं। ये हमने लिया है एनपीएन, उसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं इधर को। ये आपका बेस करंट होगा। इसके अक्रॉस आप इनपुट सिग्नल लगाओगे। यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इनपुट लगाओगे और ये आपका आउटपुट आएगा ऐसे। यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह लगाए, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, स्टोर करना, फिल्टर करना, कुछ भी काम हो सकता है। तो उस पर नहीं जा रहे। अब जो ये आया है, जो आउटपुट आएगा आपका, वो ऐसे आएगा। तो ये बड़ा हो रहा है और आउट ऑफ फेज है। आप देखेंगे फेज डिफरेंस है यहाँ पे, जो है ये पहले प्लस साइकिल था, यहाँ पे माइनस साइकिल पहले आया है। तो ये फेज इन्वर्ट कर देता है इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर में फेज 180 डिग्री चेंज हो जाता है, कॉमन बेस में नहीं होता ये। यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल है उसका फेज चेंज हो गया, और ये वोल्टेज आपने इसके अक्रॉस मेजर की होगी, दिस इज VCE। दिस करंट इज एमिटर करंट IE, दिस करंट इज द कलेक्टर करंट IC। वो इधर को आएगा IC, जिसको बायस करोगे आप तो वही फिर रिलेशन आ जाएगा आपका IE इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, अब अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, आउटपुट वोल्टेज की, तो ये वोल्टेज मान लो VCC है, और मैं इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, इसमें इस वाले में। ठीक है, तो व्हाट कैन आई राइट, माइनस VCC। ठीक है, प्लस, अब ये प्लस क्यों मैं बताऊंगा, अभी देखेंगे प्लस है या माइनस, वो भी देखेंगे अभी। उसका जो वोल्टेज आएगी एक्चुअली वो इसके बीच में आएगी, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है, तो VCE। ठीक है, प्लस है या माइनस, अभी देखेंगे क्यों आएगा ये। और आगे जाएंगे तो यहाँ करंट ऐसे आ रहा है आपका, मैंने यहाँ से ऐसे जा रहा था, तो क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस I। करंट कैसे जाएगा हमारा, यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से यूँ जा रहा था हमारा, ऐसे जाएगा, तो करंट ऐसे आ रहा होगा। तो जब आप नीचे की तरफ आओगे तो प्लस IR करना पड़ेगा आपको, प्लस IC इंटू RL इक्वल टू 0। तो सबको ये फर्स्ट और थर्ड टर्म क्लियर है कि मैंने माइनस प्लस क्यों लिए। ये यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो माइनस लेंगे, ये तो क्लियर होगा, VCC माइनस लिया मैंने। इसको अभी देखेंगे, ये इसको भी देखेंगे क्यों लिया है, और ये क्लियर है सबको, हमने थर्ड वाला प्लस लिया है, इतना क्लियर है। फर्स्ट और थर्ड ये टर्म तो क्लियर हुई। अब इस वाली टर्म की बात करते हैं, बीच वाली टर्म की, ये प्लस क्यों लिया है। तो ये जो है NPN है, तो NPN ट्रांजिस्टर जब होगा ये, इसके जो वो बनेंगे NPN, ऐसे बनेगा।
अब एक चीज बताओ, जब NPN ऐसे होता है PN, तो इधर को क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज, और इधर को माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा हमारा, इधर को N से P की तरफ। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही होगा ना, डिप्लेशन लेयर बनने के बाद। Yes, तो यहाँ sir. पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे दोनों जंक्शन पे। इतना क्लियर है सबको? यस डिफ्यूजन के कारण चार्ज इधर को शिफ्ट हुए, चार्ज शिफ्ट हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये कलेक्टर है मान लो, सॉरी हाँ ये एमिटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। तो जब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे थे यहाँ से एमिटर से कलेक्टर की तरफ को। जब मैं यूं जाऊंगा इधर की तरफ को, तो वोल्टेज बढ़ रही है घट रही है इधर को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इधर को जा रहा हूँ, तो वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। ऐड होगी, प्लस होगी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है ये VCE को। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, तो VCE जो है उसकी इंटरनल अपनी प्रॉपर्टी है उसकी इंटरनल, वो थोड़ी बहुत ही चेंज होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगी। तो VCE जब देखेंगे आगे तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा वो बना कुल मिला के। ठीक है, तो हम लोग जो कोशिश कर रहे थे आउटपुट वोल्टेज निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आउटपुट वोल्टेज अगर आप यहाँ से निकालोगे, आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE इज द आउटपुट वोल्टेज, तो आपकी हो जाएगी VCC माइनस ICRL। ठीक, राइट? यस यस सर। अच्छा, ओके। अब ये देखो कि अगर मैं इनपुट करंट बढ़ाता हूं, तो बेस करंट बढ़ाता हूं, तो IC क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? क्या पूछा सर आपने? अगर मैं इनपुट करंट बढ़ाता हूं तो आउटपुट करंट बढ़ेगा या घटेगा, IC बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, तो आउटपुट करंट बढ़ेगा। तो अगर आउटपुट करंट बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, तो ये चीज माइनस वाली चीज बढ़ेगी, यस सर। तो वोल्टेज को नेगेटिव कर देगी या कम कर देगी, ये बोल सकते हैं हम। यस सर। तो यानी जैसे जैसे आपका इनपुट का साइकिल चलेगा ये पॉजिटिव की तरफ को, वैसे वैसे वोल्टेज क्या होगी आपकी, घटेगी। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसलिए आपका ग्राफ ऐसे बनेगा ये। उसको लिख लेते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव half cycle of input we can say कि पॉजिटिव इनपुट साइकिल कर लो कि आपने वोल्टेज यहाँ बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ाई मतलब फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ाई, फॉरवर्ड बायसिंग is increased. This implies that IC will increase. And this implies that हमारी वोल्टेज क्या लिखा था हमने, VCE will decrease. And this implies that कि आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आप बोल सकते हो, उसका चलेगा। मतलब उसकी वोल्टेज अगर ऐसे होगी, तो जैसे आप इसका इनपुट लगाओगे पॉजिटिव वाला, तो जैसे इनपुट चलना शुरू होगा उसकी वोल्टेज यहाँ घटना शुरू हो जाएगी। हो सकता है वो जीरो ना हो, मतलब मान लो उसकी वोल्टेज यहाँ 50 वोल्ट है, आपने लगाया तो उसकी वोल्टेज घट गई, यहाँ पे घट के घटते 30 हो गई, और फिर उसका फिर ये जैसे यहाँ पे पहुंचा फिर इसका बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन होगा ये कि जब आपका पॉजिटिव साइकिल चलेगा तो इसका नेगेटिव चलेगा। ठीक है, क्लियर हो बात?
ये क्लियर है? यस तो सर। ठीक है, सेम चीज आप पीएनपी के लिए भी कर सकते हो। पीएनपी में वही होगा, आपको सेम करके दिखाना पड़ेगा। तो पीएनपी में भी आउट ऑफ फेज हुआ 180 डिग्री सेम आएगा। अब एक और यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। ये क्लियर हो गया सबको? एम्पलीफायर, यस सर। ओके। और वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, VC इक्वल टू VCC प्लस ICRL। तो VCC आपकी वोल्टेज, अब जितनी आप बैटरी लगाओगे हैवी, उतनी ज़्यादा वोल्टेज आएगी। ठीक है, तो मान लो आपने इनपुट सिग्नल लगाया, सपोज कुछ आपने सपोज इनपुट सिग्नल लगाया लेट अस से 2 वोल्ट का, आउटपुट वोल्ट मान लो वोल्टेज आपने लगा रखी है यहाँ पे 500 वोल्ट की, और इसके 2 वोल्ट लगाने से मान लो एक घट के +-5 का फर्क पड़ता है। तो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी आपकी? 505 से 495 ऐसे बनेगी है ना? तो यानी जो आपको सिग्नल मिल रहा है वो काफी हाई वोल्टेज का मिल रहा है। 495 इज ऑल्सो वेरी हाई एंड 505 इज ऑल्सो वेरी हाई। तो पहले जब आपका सिग्नल था 2 वोल्ट का, बहुत कम था, तो कई बार वो सिग्नल जो होता है खो जाता है ना? तो आपने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के उसको एम्पलीफाई कर लिया। एम्पलीफाई का मतलब ये नहीं कि वो ट्रांजिस्टर खुद अपनी एनर्जी कहीं से देने लग गया उसको, उसने बस उसको एम्पलीफाई कर दिया, अपने ज्यादा वो कर दिया। आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे इसको ऐसा एम्पलीफाई, लेकिन ट्रांजिस्टर के थ्रू आप एम्पलीफाई कर सकते हो। ठीक है, यस ओके। चलिए एक और डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे हम। वो है ट्रांस कंडक्टेंस, एक रह गया था हमारा। ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है? ये भी ट्रांस समझ गए होगा आपकी। ट्रांस कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब I/V, लेकिन ये ट्रांस है। ट्रांस मतलब एक आउटपुट का होगा, एक इनपुट का होगा। तो ये आउटपुट का होता है और ये इनपुट का होता है, और ये डायनेमिक होते हैं। तो ट्रांस कंडक्टेंस इज IC/VI। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा IC बाय, अगर मैं IB से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये चीज जो IC/IB है वो करंट गेन है, बीटा है एमिटर में जो होती है, कॉमन एमिटर में करंट गेन, और ये VI/IB जो है वो R है इनपुट। तो ट्रांस कंडक्टेंस कैन आल्सो बी रिटन एज बीटा/RI। इस पे भी एक दो बार क्वेश्चन आए हैं, तो आप ड्राइव भी कर सकते हो वैसे तो जब पेपर में आएगा तो, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ड्राइव भी करोगे तो कैसे करोगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन ये है, द करंट गेन एक मिनट, the current gain for common emitter amplifier is 59 if emitter current is 6 milliampere. Find base current and collector current.
सर बेस करंट 0.1 मिली एम्पेयर और सी का करंट आएगा 5.9 मिली एम्पेयर। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। बेस करंट हाँ 0.1 और 5.9। सब लोग निकालो फटाफट से। आ गया सर। आ गया। बाकी लोगों का आया, कर रहे हो? बाकी लोग कर रहे हैं भी, हो गया? करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज 59। करंट गेन है यानी आउटपुट बाय इनपुट है, तो करंट गेन 59 है, तो यानी बीटा 59 है। बीटा हमारा होता है IC बाय IB, ये 59 दिया हुआ है। बस यहाँ से हो गया फिर हमारा, बाकी लोग पता होता है। एमीटर करंट आपको दिया हुआ है, एमीटर करंट कितना दिया है आपको? 6। आपको पता है IE इक्वल टू IB प्लस IC होता है। ये दोनों यूज करने हैं हमें। सर वो भी तो कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू निकाल के IC इक्वल्स टू हाँ, कर अल्फा सकते इंटू हैं, वो भी कर सकते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट वही है वैसे, लेकिन ये बेसिक से बता रहा हूँ आपको, याद रहे सब कुछ। सर इससे जल्दी हो जाएगा, 59 नीचे होगा ना रेसिप्रोकल में, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। करो, बाकी लोग जल्दी करो, फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये आपको 6 दिया हुआ है ऑलरेडी। IB प्लस IC है, इससे क्या आ रहा है आपका? IC इक्वल टू 59 IB आ रहा है। तो IC का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 59 IB, 60 IB इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से IB आ गया, बस IB आ गया तो फिर IC भी आ जाएगा। इनका रेशो आपको पता ही है, IB IC का ये है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, डन। आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर
amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 2 volt. Suppose the current amplification factor of the transistor is 100. Find the input signal voltage and base current if base resistance is 1 kilo ohm. ये सीबीएसई का क्वेश्चन है. कॉमन एमिटर है ये. ऑडियो सिग्नल अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज 100. क्या कॉमन एमिटर बीटा होगा. बीटा इज 100. Input signal voltage, find the input signal voltage and base current if base resistance is 1 kilo ohm. तो अगर बेस करंट आ गया तो फिर तो बाकी रह जाएगा. देखो यहाँ पे वोल्टेज गेन, करंट गेन आपको क्या पता है यहाँ पे, और क्या निकाल सकते हो आप, वह सोचो.
आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज पता है, आउटपुट रेजिस्टेंस पता है, आउटपुट करंट पता है, यानी आपको उससे सोचो कुछ। आपको आउटपुट करंट पता है और करंट गेन पता है। अब देखो So base current 0.01 milliampere. बेस करंट जो दिया हुआ है यहाँ पे 10⁻⁻5 एम्पीयर, ये Yes, sir. हाँ बेस करंट कितना दिया हुआ है। इनपुट वोल्टेज कितनी है फिर? One 1.01 volt. 0.01 कितना? Yes, sir. बाकी लोगों का आया नहीं है। बीटा आपको दे रखा ना, बीटा, तो बीटा से क्या होता है? बीटा आपका IC/IV होता है ना, और IC आप यहाँ से निकाल लोगे क्योंकि V = IR से। V आपको दिया हुआ है कि 2 वोल्ट का डिफरेंस है 2 किलो ओम में, यानी आपका जो I है 10⁻³ -3, यानी IC आपको पता है, IC पता है तो IB भी यहाँ से आ जाएगा फिर 10⁻⁻5। ठीक है, तो IB आ गया 10⁻⁻5। ये सबको क्लियर है IB वाला? तो यस सर। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है हमें? इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे? इनपुट आपको रेजिस्टेंस पता है बेस का, थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल। आया सबका आंसर? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें फटाफट। अगले क्वेश्चन में चलें? यस सर। चलो, किसी का डाउट तो नहीं है ना? अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर। ये NCERT का ही क्वेश्चन है। In common emitter transistor as shown, VBB supply can be varied from 0 to 5 volt
A silicon transistor has beta AC equal to 250 and RB equal to 100 kilo ohm, RC equal to 1 kilo ohm, VCC equal to 5 volt. Assume that the transistor is saturated VCE equal to 0 and VBE equal to 0.8 volt. Calculate the minimum base current for which transistor will reach to saturation. D. Determine VI. ओके, इसको नहीं करते अभी, ये अपने पढ़ा नहीं है अभी, पहला पार्ट ही करते हैं. मैं डायग्राम आया हूँ. स्विच ऑफ और स्विच ऑन हमने पढ़ा नहीं है. ये हो गया, ये हो गया, ये IB है, ये IE है, ये IC है. ये है क्वेश्चन. आपको निकालना है कि बेस करंट कितना होगा जिसमें ट्रांजिशन सैचुरेशन पे आएगा. सैचुरेशन की कंडीशन दे रखी है उसने. ट्रांजिशन सैचुरेटेड व्हेन VCE is 0 and VBE is 0.8. वहां से सोचना है.
पाँच मिनट। ठीक है, इसमें कंडीशन आपको दे रखी है ना, देखो ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड व्हेन VCE 0, VCE 0 है और VB 0.8 है, तो कब आएगी कंडीशन ये आपको बताना है ना। आपको बीटा पता है, अगर बीटा AC लिखा है लेकिन आप DC की तरह यूज कर सकते हो। So 8 microampere. नहीं 8 नहीं है, यहाँ पे अगर आप IC निकाल लोगे तो IB आ जाएगा क्योंकि आपको बीटा पता है। Yes sir, 2.5 into 10 raised to the power minus 5. क्या फाइनल आंसर? Yes sir, IB बता रहा हूँ। IB जो इसमें दिया हुआ है, IB तो यार उन्होंने IB निकाला था क्या? IB है 20 माइक्रोएम्पियर। Yes sir, एक मिनट थोड़ी सी। So 20 दिया है। 20 हाँ। Done sir. डन। NPN है ये, तो आप देखने को ये RL है ना, RC या RL बोल लो, तो यहाँ पे IC RC अगर करेंगे, we can write that this is equal to VCC minus RC LC, है ना। और अगर VCE 0 है सैचुरेशन में, ठीक है, VCE आएगा, VCC माइनस इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस लूप में वो इसके बराबर होगा अगर किरचॉफ लॉ लगाओगे तो। अब ये कह रहा है ये 0 है, तो उसका मतलब क्या होगी, VCC कितना है, मैंने कितना है, VCC आपको दिया 5 वोल्ट है, तो VCC 5 वोल्ट है, माइनस IC हमें निकालना है, RL कितना दिया हुआ है, RC दिया हुआ था हमें 1 किलो ओम, तो 1000 हो गया, तो IC हमारा हो गया 5 मिली एम्पियर। ठीक है, Yes IC sir, आ ये गया, तो आ गया था। IC आ गया, बीटा पता है आपको, तो वहाँ से IB आ जाएगा। यहाँ से IB आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा 20 तो माइक्रो। इसमें VB की क्या जरूरत थी? इसमें क्या पूछा, नहीं तो पूछा करंट फॉर विद द बेस करंट निकालना है ना मैं। किसकी क्या जरूरत थी? VB की।
फी बी क्यू एक्चुअली उसमें और पार्ट पूछे ना, दो पार्ट और पूछे उसमें, तो उसमें तो उसमें हो सकता है जरूरत पड़ रही हो, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, उसमें गया नहीं उसमें। सर हम लेफ्ट वाले लूप में किरचॉफ लगा के निकाल सकते हैं वहां से? लेफ्ट वाले में अगर आप किरचॉफ लगाओगे तो ये पता है आपको, बी ई पता है दिया हुआ है कि वी बी ई, बी इन दिया हो ना यहाँ पे। सर IB क्या आ रहा है? 20 माइक्रो। हाँ 20 माइक्रो एम्पेयर इज द राइट फाइनल आंसर। यस सर। कुणाल अगर हम लेफ्ट वाले में लगाएंगे तो मेरे ख्याल से वी वहाँ फंस जाओगे आप, बी ई नहीं पता ना मैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लगाओगे तो आप प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ये तो पता है वी बी बी तो दे रखा है उसने, 0 से 5 तक वेरी करता है। आर बी भी आपको शायद पता है, यहाँ पे आर बी पता है हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता हुआ। वी बी भी दे रखा है, वी बी क्या लिखा था उन्होंने, पॉइंटर जो है वी बी ई। अच्छा ये भी हमें दे रखा है वैसे तो, लेकिन ये कह रहा है वेरिएबल है ये, तो वेरिएबल है तो कितनी वोल्टेज पे सैचुरेशन आया हमें ये नहीं पता ना, कि सैचुरेशन जो आई है वैल्यू कहाँ पे आई है, तो वो हमें ये से भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरिएबल है 0 से 5 तक, तो क्या लोगे। ठीक है, यस सर। ओके चलो, तो उसके बाकी क्वेश्चन जो है अगली क्लास में करेंगे। इसके 1-2 टॉपिक रह गए छोटे छोटे से। ट्रांजिस्टर रह जाए, वो है क्या नाम बोलते हैं आपके, एक तो फीडबैक होता है इसमें, एक ऑसिलेटर होता है, तो छोटे टॉपिक है वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस रह गए वो कर लेंगे। तो एक क्लास में मेरा ख्याल से खत्म हो जाएगा, 2 क्लास होंगी उस दिन, तो दूसरी क्लास में फिर हम लॉजिक गेट पे मूव कर जाएंगे, लेकिन नहीं न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल विल टेक द टाइम, तो फिर हम लॉजिक गेट पे मूव कर जाएंगे जो हमारे एंड और नॉट सर्किट है। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट सर।